अच्छा जी, ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानगी होगी कि वो जूस जो कि 1910 में फ़लस्तीन की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 6% थे, यानी कि माइनॉरिटी हैसियत रखते थे, आज वो उस हिस्टोरिक फ़लस्तीन की टोटल ज़मीन का 78.5% ओन करते हैं। और वहीं पर जो फ़लस्तीनी हैं, जो कि उस वक्त मेजॉरिटी हैसियत रखते थे और टोटल पॉपुलेशन का 94% थे, वो आज उस टोटल ज़मीन का सिर्फ 21.5% ओन करते हैं। सो ये कोई आम फिगर नहीं है। तो आज हम ये ज़रा देखेंगे कि कैसे जूज ने इतनी बड़ी लैंड ग्रैबिंग की और कैसे ना सिर्फ उसमें से अपना एक मुल्क निकाला इतनी माइनॉरिटी हैसियत के साथ, बल्कि जो फ़लस्तीनी थे जो कि मेजॉरिटी के अंदर थे, उनको माइनॉरिटी बना दिया उस रीजन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। जूस का ये माइनॉरिटी से मेजॉरिटी तक का सफ़र 3 बड़े फेजेस पर मुश्तमिल था। जो पहला फेज़ था वो था ज़ायनिज़्म आइडियोलॉजी की बुनियाद और जूस का फ़लस्तीन के अंदर हिजरत करके आना। सो ज़ायनिज़्म है क्या? ज़ायनिज़्म एक आइडियोलॉजी है जो कि समझती है कि दुनिया के अंदर एक सेपरेट मुल्क होना चाहिए जूस का, जिसके अंदर वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। और ये जो आइडिया सबसे पहले दिया था वो एक साहब थे जिनका नाम थियोडोर हर्जल था। उन्होंने 19वीं सदी के अंदर ये आइडिया दिया था और बाद में उन्होंने लॉबिंग की और डिफरेंट गवर्नमेंट्स को अप्रोच करना शुरू किया कि फ़लस्तीन के अंदर उनको एक सेपरेट होमलैंड बना के दिया जाए। और फ़लस्तीन स्पेसिफिकली इस वजह से क्योंकि उनकी जो जूस हैं उनकी हिस्ट्री फ़लस्तीन के अंदर आती है कि पहले भी जो जूस थे वो इस रीजन के अंदर रहा करते थे, जिसको बाद में जो है वो एसेरियन एम्पायर और बेबीलोनियन एम्पायर्स ने वहाँ पे कॉन्कर किया और उन्हें वहाँ से भगा दिया और फिर वो दर बदर वहाँ पे भागते रहे। सो उन्होंने सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर को अप्रोच किया, लेकिन ऑटोमन एम्पायर नहीं मानी क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो मुस्लिम थे और दूसरा इनके पास उनको देने के लिए कुछ था नहीं। उसके बाद वो ब्रिटिश एम्पायर के पास गए और ब्रिटिश एम्पायर को ये यकीन दिलाई कि इस रीजन के अंदर वो उसके एक प्रॉक्सी कंट्री के तौर पे काम करेंगे और उसके जो मफादात हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि फिर ब्रिटिश एम्पायर मान गई। और फिर 1917 के अंदर बेल्फोर डिक्लेरेशन आया जिसके अंदर हुकूमत ने ये इंदिया दिया कि हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो जूस हैं उनका एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। ये डिक्लेरेशन का आना था कि दुनिया भर से जितने भी जूस थे वो जौक दर जौक जो हैं वो फ़लस्तीन के अंदर जमा होना शुरू हो गए। लेकिन जब ये हिजरतें हो रही थी तो साफ सी बात है तनाज़ा होना था, क्योंकि जो फ़लस्तीनी थे उनकी लैंड के ऊपर जो जूस थे वो आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीनें ख़रीद रहे थे, जो कि ऑब्वियसली उनको एक ख़तरा था जो वहाँ पे फ़लस्तीनी थे कि हम शायद माइनॉरिटी के अंदर ही ना चले जाएं। तो इसी तरीके से छोटी मोटी झड़पें होती रहीं और फिर बाद में 1936 के अंदर एक मशहूर 6 माह की एक बड़ी लंबी स्ट्राइक गई जिसके अंदर जो फ़लस्तीनी थे उन्होंने घर बार उन्होंने काम वगैरह सब छोड़ दिया था और स्ट्राइक पे चले गए थे। और इसी स्ट्राइक को जांचने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने 1936 के अंदर पीएल कमीशन भेजा और इस कमीशन का जो काम था वो ये था कि वहाँ पर जाके जितनी भी सिचुएशन है उसको जाके एनालाइज करे और फिर बाद में ब्रिटिश एम्पायर को रिपोर्ट करे कि इसका प्रोबेबल सोल्यूशन इस सिचुएशन का क्या है। और फिर बाद में 1937 के अंदर इसी पीएल कमीशन ने एक रिपोर्ट लिखी जिसके अंदर उसने ये सजेशन दी ब्रिटिश एम्पायर को कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन है हमारे पास, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि 80% जो लैंड है वो फ़लस्तीनियों को जाएगी और जो 20% लैंड है वो जूस को जाएगी और इस तरीके से 2 स्टेट्स जो हैं वो वजूद के अंदर आ जाएंगी। और ये आइडिया जो है ब्रिटिश एम्पायर ने तो एक्सेप्ट किया, लेकिन जो जूस थे और फ़लस्तीनी थे दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो जूस थे वो इससे ज़्यादा लैंड चाहते थे और जो फ़लस्तीनी थे वो इस हक के अंदर नहीं थे कि 6% जिनकी स्टार्टिंग के अंदर पॉपुलेशन थी उनको इतनी बड़ी ज़मीन दे देना उनको समझ नहीं आता था, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद बारी आती है दूसरे फेज़ की। तो जब पीएल कमीशन फेल हो गया तो उसके बाद जो है जो जूस थे उनको ये इंडिया मिल गया था कि अब वाकई जो जूइश स्टेट है वो कायम होने वाली है। और जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसने भी जूस से ये वादा कर लिया था कि अगले 10 साल के अंदर उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिल जाएगी। तो इसको देखते हुए दुनिया से जितने भी जूस थे वो मज़ीद उनकी जो तादाद है वो बढ़ने लगी और उसी के दरमियान में फिर होलोकॉस्ट आया, जिसकी वजह से मज़ीद इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर, जिसकी वजह से बहुत बदमज़गी हुई बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड द जूस। और बाद में ये एक बड़ा फ़ैसला आया कि ब्रिटिश एम्पायर ने फ़ैसला किया कि जैसे जैसे वो इंडिया से बाहर जा रहा था और इंडिया को पीछे छोड़ के जा रहा था, इसी तरीके से जो बाकी एम्पायर्स थी जो कि उसके अंडर थी, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर थी
और चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर थी, उनको वो पीछे छोड़ के जा रहा था, और जो फ़लस्तीन था इट वाज नो एक्सेप्शन। तो जो उसने फैसला किया था फ़लस्तीन और जूस के दरमियान बंटवारे का, उसने ये जिम्मेदारी सौंपी यूएन को। तो यूएन ने जो प्रपोजल दिया, यूएन ने प्रपोजल ये दिया कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन वो सामने लेकर आया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 56% जो लैंड है वो जूस को चली जाएगी और जो बाकी लैंड है वो फ़लस्तीनियों को जाएगी। इस बात को इग्नोर करते हुए कि जो जूस थे वो कुल आबादी का सिर्फ 32% थे और जो बाकी 68% थे वो फ़लस्तीनी थे। तो इसको कता नज़र उन्होंने ये सोल्यूशन दे दिया। ऑब्वियसली ये जो जूस थे उन्होंने ये इसको वेलकम किया और उनको बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि इसके अंदर जो बड़े बड़े जो एरियाज़ थे, जैसे कि उन्हें मिला इसके अंदर कोस्टल प्लेन मिला, इसी तरीके से ईस्टर्न गैलीली का इलाका मिला, इसी तरीके से नगर मिला, और जो वेस्टर्न गैलीली है उसका कुछ हिस्सा मिला, और जो फ़लस्तीनी थे उनके हिस्से में जो थी वो जियोग्राफिकली कम इंपॉर्टेंट लोकेशंस आई, जैसे कि हिल कंट्री आ गया उनके पास, ये कुछ पहाड़ी इलाके थे, इसी तरीके से जॉर्डन वैली है, इसी तरीके से जो वेस्टर्न गैलीली के कुछ पार्ट्स थे वो उनके हिस्से के अंदर आए। तो जो फ़लस्तीनी थे ऑब्वियसली उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसी डिवीज़न है कि आप उनको ज़्यादा ज़मीन दे रहे हैं, हालांकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। तो वहाँ पर जब जो ब्रिटिश एम्पायर है वो जाने लगी, और अगले दिन ही उसने जाना था 14 मई 1948 को, उसी से एक दिन पहले डेविड बिन गोरियों ने डिक्लेरेशन कर दिया कि हम आज से इजराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। और उसी को देखकर अगले दिन जो बाकी अरब कंट्रीज थे जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे वो जंग के लिए बाहर आ गए। और वहाँ पर जो है ये 1947 से लेकर खैर ये 1949 तक ये मामला चला, और इसी को कहते हैं नकबा। और नकबा ये ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर जो जूस थे, यानी कि जो अब इसराइल इस्टेब्लिश हो चुका था, उन्होंने तकरीबन जो फ़लस्तीनी थे उनके 530 गांव जलाए, और जो स्टार्टिंग के अंदर उनको लैंड अलॉट हुई थी यानी कि 56%, उन्होंने 56% से भी बढ़कर 78% ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके अंदर 15,000 लोग मारे गए। इसके अलावा जो 7,50,000 से ज़्यादा जो लोग थे उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया, और वो जो हैं वो बाकी फिर वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर चले गए, और जो दूसरे बाकी अरब कंट्रीज़ थे उनके अंदर माइग्रेट करके चले गए। तो इस तरीके से 78% के अंदर जो लैंड थी वो इसराइल ने ग्रैब कर ली। अब बारी आती है तीसरे फेज़ की कि जब 78% लैंड के ऊपर इसराइल अब कब्जा कर चुका था, तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक जो लैंड अब इसराइल ने कब्जे में ली थी उसको वापस किया जाना चाहिए था, लेकिन इसराइल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इससे भी बढ़कर उनके ऊपर अपनी आबादी जो है वो बसाना शुरू कर दी। वहाँ पे रोड्स बनाना शुरू कर दिए, बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया, और उसको प्रैक्टिकली अपनी लैंड समझना शुरू कर दिया, जो कि 4th जनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि 4th जनेवा कन्वेंशन कहता है कि कोई भी जो मकबूजा टेरिटरी होती है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है, उसके ऊपर आबादी को बसाया नहीं जा सकता, जिसकी सरेआम खिलाफ वर्जी की इसराइल ने। और यही नहीं बल्कि वो इलाके जो कुछ बच गए थे उनके ऊपर बाद में कब्जा किया 1967 6 डे वॉर इम्पोज करके इसराइल ने बाकी अरब कंट्रीज़ के ऊपर, जिसके बाद उसने सैनी पेनिनसुला, गोलान हाइट्स और गाज़ा और इसी तरीके से वेस्ट बैंक, ये तमाम इलाकों के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, जो कि बाद में ऑब्वियसली 1979 के अंदर बाद में जब ये ट्रीटीज़ वगैरह हुए तो उसके अंदर सिनाई पेनिनसुला जो था वो इजिप्ट को वापस कर दिया गया। 94 के अंदर जो है वो जॉर्डन को उसका हिस्सा, वेस्ट बैंक और जो जॉर्डन रिवर था वो वापस कर दिया गया। इसी तरीके से 2005 में जो गाज़ा स्ट्रिप है वो फ़लस्तीन जो है जो इसराइल है उसने आहिस्ता आहिस्ता उससे अपनी जो मुदाखलत है वो काम करनी शुरू कर दी, लेकिन उसको एक ओपन प्रिजन के तौर पे रखा। और आज भी सिचुएशन वैसी की वैसी है कि ना तो वहाँ पे लोगों को जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जीने के लिए वो मुहैया हैं, बल्कि एक ओपन प्रिजन और एक जानवरों की सी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं लोग। ना तो वहाँ पे जो मईशत के मौके हैं वो वहाँ पे हैं, ना उनको कोई अच्छी फूड मिलती है। और इसी तरीके से क्योंकि जो उनका ईस्ट जेरूसलम है वो उनका मेन हब है, वहाँ तक भी इनको एक्सेस नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर 2002 से अब तो एक बड़ी कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी गई है जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर, और यहाँ पर भी खिलाफ वर्जी की गई है। जो ग्रीन लाइन
पहले इम्पोज की गई थी इसराइल के ऊपर कि ये आपकी टेरिटरी है, उससे भी बढ़कर जो लाइन है वो वेस्ट बैंक के अंदर जो इसराइल है वो लेके आया है। और जो ये लाइन है ये 78% जो है वो वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर आती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो कब्ज़े की जो मुहिम है इसराइल की तरफ से ये कम हो चुकी है, बल्कि अभी भी इसराइल गाहे बगाहे जो है वो थ्रेट्स देता रहता है। और इसी तरीके से हमें हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिलता है कि उसने ईस्ट जेरूशलम जो है वो कब्ज़े में रखा हुआ है, जो कि उसका नहीं बनता था। इसी तरीके से वो डिफरेंट अब थ्रेट्स देता रहता है कि वेस्ट बैंक और गाज़ा जो है उसके ऊपर भी वो काबिज़ होना चाहता है। और आजकल की जो सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, तो उसी मुहिम के ऊपर आगाज़ जारी है, उसी के ऊपर काम जारी है। तो इस तरीके से एक सिग्निफिकेंट एक मुहिम है पिछली एक सदी की कि कैसे जो जूस थे उन्होंने माइनॉरिटी से सिर्फ 6% पॉपुलेशन से मेजॉरिटी तक का सफ़र किया। और अब उस हिस्टोरिक फ़लस्तीन की, जिसके अंदर मुसलमान जो थे वो 94% यानी कि मेजॉरिटी हैसियत रखते थे, उनको अपने ही इलाके के अंदर माइनॉरिटी बना के रख दिया। और उनसे जो 78.5% लैंड है, यानी कि तकरीबन 80% लैंड है, उसको अपने कब्ज़े के अंदर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।